सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, सीखने सिखाने अध्ययन अध्यापन श्रृंखला अंतर्गत मैं आपसे उपसर्ग पर चर्चा कर रहा था। उपसर्ग भाग प्रथम के अंतर्गत मैंने आपको उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग का हिंदी व्याकरण में क्या महत्ता है उस पर प्रकाश डाला था। आपको बताया था कि उपसर्ग हिंदी व्याकरण के प्राण हैं, चूँकि शब्द निर्माण की अद्भुत क्षमता और सामर्थ्य उपसर्ग में है। एक उपसर्ग लगा करके हम किसी एक शब्द के अर्थ को बदल सकते हैं, उसमें विशेष बल दे सकते हैं। उपसर्ग लगने के बाद शब्द विपरीत भी हो सकता है और कुछ विशेष भी बन सकता है, पूरी तरह रूपांतरित भी हो सकता है। उपसर्ग वस्तुतः जैसा मैंने आपको बताया था कि शब्द नहीं होकर के शब्दांश होते हैं, और आपको यह भी बताया था कि हिंदी के अंतर्गत 22 उपसर्ग यानी कि 22 शब्दांश संस्कृत के प्रचलित हैं, जिसके अंतर्गत में आपको 6 उपसर्ग का अध्ययन सविस्तार बता चुका था। अति, अधि, परि, प्रति, वि और अभि। अति, अभि, अधि, परि, प्रति और वि, ये 6 उपसर्ग मैंने आपको बता दिए थे। अब वहीं से आगे 22 उपसर्गों में 6 आपको बता चुका था। आज अगला उपसर्ग मैं आपको बताऊंगा प्र। इस प्र का तात्पर्य होता है आगे विशेष, आगे विशेष या फिर बहुत। यद्यपि उपसर्ग शब्द नहीं होकर के शब्दांश होते हैं, तो जब तक ये किसी के साथ लगते नहीं हैं तब तक अपना प्रभाव दिखाते नहीं है। फिर भी आजकल इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि प्र उपसर्ग किस प्रकार का अर्थ दे सकता है, तो ये आगे का, पूर्व का, विशेष का या बहुत का अर्थ दे सकता है। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए शब्द। पहला शब्द है प्राचार्य, प्राप्ति, प्रार्थी, प्राध्यापक, प्राचार्य, प्राप्ति, प्रार्थी, प्राध्यापक, प्रारब्ध, प्रारंभ, प्रायोजित, प्रायोजित और प्राप्त, और प्राप्त दिखाई दे रहा है, ठीक। प्राचार्य, प्राप्ति, प्रार्थी, प्राध्यापक, प्रारब्ध, प्रारंभ, प्रायोजित और प्राप्त। अब अगर हम इनको देखें तो यहाँ दीर्घ संधि हो रही है, प्रधन आचार्य। इसी विधा से प्राप्ति में देखेंगे तो प्रधन आप्ति, प्रार्थी में देखेंगे तो प्रधन अर्थी, प्राध्यापक के अंतर्गत देखेंगे तो प्रधन अध्यापक, प्रारब्ध को देखेंगे तो प्रधन आरब्ध, और प्रारंभ को देखेंगे, एक बार संधि कर दूं उसके बाद फिर मैं इनकी मायने भी आपको बता दूंगा यथासंभव जो इनके अर्थ होते हैं। प्रधन आरंभ को अगर तोड़ेंगे, प्रारंभ को तोड़ेंगे तो प्रधन आरंभ, और प्रायोजित को तोड़ेंगे तो प्रधन आयोजित, जबकि प्राप्त को तोड़ोगे तो प्रधन आप्त। एक बात आपने नोट की होगी कि इन तमाम शब्दों के अंतर्गत, इन सभी शब्दों के अंतर्गत दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी? दीर्घ। तो मैं चाहूँगा आप इन सारे शब्दों को नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। तो इन सारे शब्दों के अंतर्गत दीर्घ संधि हो रही है। आज प्राचार्य आप जानते हो, आचार्य के भी जो आगे हों, प्राप्ति, प्रार्थी, इच्छुक होता है, प्रार्थना करने वाला। असल में 2 शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। श्रुति सम शब्दों के अंतर्गत शब्द युग में अर्थी और अर्थी, ये भी आपके परिचय में कई बार आया हुआ है। इस अर्थी का तात्पर्य होता है चाहने वाला या याचना करने वाला, याचना करने वाला, याचना करने वाला, और या फिर इच्छुक, इच्छा रखने वाला। जबकि इस अर्थी का तात्पर्य होता है टिकटी या फिर
शवशैया। शवशैया का तात्पर्य होता है जिस पर शव को लेकर जाया जाता है। प्रारब्ध का तात्पर्य भाग्य से होता है। पूर्व जन्म के जो कर्म है आरंभ के पहले हो तो वो प्रारंभ में। तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ और शब्द देखते हैं इसके। हटाता हूं मैं। देखो, कुछ और शब्द हैं। प्रेषक, प्रेषित, प्रेषिति, प्रेक्षण, प्रेक्षक, प्रेक्षित, प्रोत्साहन, प्रोन्नत, प्रोज्वल। प्रोज्वल, देखिए इनमें क्या हो रहा है, चूंकि आपको बताया भी था कि जब भी उपसर्ग लगता है तो या तो संधि होती है या तो संयोग होता है। प्रेषक की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधन ईशक, यहाँ अगर देखेंगे तो प्रधन इशित, जबकि यहाँ पर प्रधन इशिति। प्रेषक सेंडर होता है, भेजने वाला। प्रेषक किसे कहते हैं? भेजने वाला। भेजने वाला, कोई चीज को भेजने वाला, भेजने वाला माने कि सेंडर। प्रेषित, वाट एवर हैज बीन सेंट, जो कुछ भेजा गया है। और प्रेषित होता है पाने वाला, रिसीवर, पाने वाला, वन हु रिसीव्स, जो पाता है। और प्रेषक सेंडर, जो भेजता है, इसलिए भेजने वाला। और प्रेषित भेजा गया, भेजा गया या भेजी गई, जो भी कुछ भेजा जाता है। प्रेक्षण, ठीक से देखना, प्रधन इक्षण, प्रेक्षक, प्रधन इक्षक। अप्रेक्षित, प्रधन इक्षित। इनके अंतर्गत मूल शब्द वैसे इच्छा है। प्रेक्षण देखना, प्रेक्षण देखना, जांच करना, परखना। प्रेक्षक देखने वाला, प्रेक्षित जो देखा गया है। प्रोत्साहन, प्रधन उत्साहन, किसी को इनकरेज करना, उसका साहस बढ़ाना। प्रोन्नत, जो अच्छी तरह से उन्नत हो, उन्नत के भी आगे। प्रोज्वल, विशेष ध्यान देना, प्रधन उज्ज्वल, दोनों जो आधे आधे आते हैं। चूंकि यहाँ पुनः एक बार उत्धन ज्वल, तो दो उपसर्ग लग रहे हैं प्रोज्वल में और दो संध्या हो रही है। ऐसा शब्द है ये जिसमें गुण संधि भी हो रही है, व्यंजन भी हो रही है। फर्स्ट में पूछी जाए तो कौन सी? गुण, प्रधन उज्ज्वल, तदुपरांत उत्धन ज्वल। पहले प्रधन उज्ज्वल गुण, उसके बाद उद्धन ज्वल, यानी कि व्यंजन। तो दोनों संधियां हो रही है। और आप देख सकते हैं क्योंकि अ के बाद ई आ रहा है और उ आ रहा है, तो इन सारे उदाहरणों के अंतर्गत गुण संधि हो रही है। कौन सी संधि जी? गुण। बिल्कुल सिस्टमेटिक है, आपको समक्ष मैं इनको रख रहा हूँ। इसके पहले दीर्घ संधि के केस देखे थे आपने, दीर्घ के बाद फिर आपने ये देखे गुण संधि के केस पर उपसर्ग में। तो ये संधि भी आपके साथ साथ जा रही है। तो मेरा आपसे परामर्श है थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि आपकी संधि भी और आपका उपसर्ग भी और इसके साथ साथ और भी कुछ बातें जो क्लियर हो रही है। प्रेक्षक देखना, प्रेक्षण देखना, प्रेक्षक देखने वाला जो देखा गया है वो प्रोत्साहन, आगे उन्नत, किसी को प्रोत्साहित करना और प्रोन्नत, अच्छे से जो उन्नत हो। ठीक, तो ये हो गई गुण संधि।
अब देखते हैं कि व्यंजन संधि भी बनती है क्या इनमें। प्र उपसर्ग लगने के बाद क्या व्यंजन संधि की बनने की भी संभावना होती है क्या? तो देखते हैं कुछ शब्द। प्रणय, प्रछन्न, प्रणय, प्रछन्न, प्रणीत, प्रमाण, प्रणाम। प्रणय, प्रछन्न, प्रणीत, प्रमाण, प्रणाम। प्रस्तावना, प्रगीत, प्रपंच, प्रलय, प्रबोधक, प्रवास। एक और लिख लीजिएगा, प्रयाण। देखो, देखते हैं संधि हो रहा है या संयोग हो रहा है, और सब चीजें हम देखेंगे अभी। प्रयाण, अगर प्रयाण की बात करें तो प धन यान दिखाई दे रहा है। यस, प्रधन यान, न आने में जा रहा है। प्रयाण, प्रस्थान करना, प्रस्थान करना। प्रणय, प्रधन नय, प्रेम को बोलते हैं प्रणय। प्रणय प्रेम को बोलते हैं। प्रछन्न, प्रधन छन्न, प्रछन्न बोलते हैं जो ढका हुआ है, पर्दे में जो है, आवरण में है। प्रणीत, प्रधन नीत, प्रणीत। प्रणीत का मतलब होता है रचित, किसी के द्वारा कोई चीज रची गई हो, बनाई गई हो। प्रणीत, तुलसी प्रणीत, रामचरितमानस। प्रमाण, प्रधन मान, प्रणाम, प्रधन नाम, प्रस्तावना, प्रधन स्थावना, प्रगीत, प्रधन गीत, प्रपंच, प्रधन पंच, प्रलय, प्रधन लय, प्रबोधक, प्रधन बोधक, प्रवास, प्रधनवास। याद रखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक इन पांचों छह के छह शब्दों के अंतर्गत व्यंजन संधि हो रही है। कौन सी संधि जी? क्योंकि आपको पता है जब भी कोई दो ध्वनियां मिलती है तो या तो उनमें संयोग होता है, और अगर विकार आता है तो संधि होती है। तो यहाँ संधि हो रही है, और संधि का नाम क्या हो गया? व्यंजन। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर च का आगम हो रहा है, यह न अण में जा रहा है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन तमाम शब्दों के अंतर्गत सिर्फ संयोग हो रहा है। ठीक है साहब, तो आप लोग नोट कर लो। 2-5 शब्द मैं और बताता हूँ। हाँ, प्रपंच संसार का पर्यायवाची है। प्रपंच इन सारे शब्दों के अंतर्गत संयोग हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से? प्रस्तावना से लेकर प्रवास तक। प्रपंच संसार को बोलते हैं। किसको? संसार को बोला जाता है। ठीक, उतार लीजिएगा आप लोग, फिर कुछ और शब्द देखते हैं। हाँ, प्रबोधक शिक्षक का पर्यायवाची है। प्रबोधक जो लिखा था, प्रधन बोधक, प्रउपसर्ग लग रहा है, संयोग हो रहा है, वो शिक्षक का पर्यायवाची है। प्रबोधक, शिक्षक को बोलते हैं प्रबोधक। प्रसव, प्रकल्प, प्रयोग, प्रयोग, प्रक्रिया, प्रक्रम, प्रक्रम। इन तमाम शब्दों के अंतर्गत
अगर आप देखोगे तो संयोगी हो रहा है। प्रसव जन्म को बोलते हैं, जन्म को। प्रकल्प, कल्प में प्र लगा हुआ है, योग में प्र लगा दिया। प्रधन क्रिया और प्रधन कर्म, तो सब में संयोग हो रहा है। ठीक, सभी के अंतर्गत संयोग था। तो ये था आपका प्र उपसर्ग। कॉपी कर लो। अब अगले उपसर्ग पर चलते हैं, परा पर। अगला उपसर्ग है परा। परा का तात्पर्य होता है विपरीत से। विपरीत अथवा परे, पीछे, ये अर्थ दे सकता है ये परे, परा, विपरीत, परे, पीछे, उल्टा का अर्थ दे सकता है। इसमें कुछ शब्द ध्यान रखना आप लोग, यहाँ से अक्सर प्रश्न आता है, और जो कुछ ये 7-8 शब्द मैं आपको लिखा रहा हूँ इन्हीं में से आता है। आप पुरानी पर्चों को टटोल लेना। अगर परा उपसर्ग का प्रश्न आया होगा तो वो जो मैं आपको 7-8 शब्द लिखाऊंगा उन्हीं में से आया होगा। तो इनको कंठाग्र कर लेना आप लोग। पराक्रम, परास्त, आप पुराना पर्चा उठाकर देख लो तो आप पुष्टि भी हो जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ उसकी। पराक्रम, परास्त, पराभव, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, पराक्रम, परास्त, पराभव, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा और पराजय। 2 शब्द और लिख लो, पराकाश और पराध्वनि। वो पराबैंगनी भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। लेकिन ये 8 जो शब्द है जनरली आपके पर्चे में जो प्रश्न आता है वो इनसे पूछा जाता है। यदि परा उपसर्ग का प्रश्न होगा तो आप मान के चलेगा वो इन 8 में से ही होगा। अब मेरी बात की पुष्टि करने के लिए आप पुराने पर्चे देख सकते हो। पराक्रम, संयोग हो रहा है पराक्रम। पराक्रम का तात्पर्य होता है शौर्य, प्रताप। परास्त, दीर्घ संधि हो रही है। पराधन, अस्त, हारने को बोलते हैं। संयोग हो रहा है पराधन भव, पराधन मर्श, पराधन आवर्तन, पराविद्या, पराधन विद्या, पराकाष्ठा चरम सीमा को बोलते हैं। पराधन काष्ठा, जय का उल्टा हो गया, विपरीत हो गया तो पराजय हो गई। पराकाश, यहाँ दीर्घ संधि हो रही है पुनः। पराधन काश नहीं बल्कि पराधन आकाश। और पराध्वनि, पराधन ध्वनि। तो एक तो परावर्तन के अंतर्गत, परास्त के अंतर्गत और एक पराकाश, इन 3 शब्दों के अंतर्गत दीर्घ संधि भी हो रही है। ठीक है। पराभव का तात्पर्य उत्पन्न होना, विकसित होना। पराविद्या, जो इस लोक की विद्या नहीं हो, खाने कमाने की विद्या ना हो, दूसरी विद्या उसको बोलते हैं। दूसरे लोक की जो विद्या उसको बोलते हैं पराविद्या। पराकाष्ठा चरम सीमा को बोलते हैं। पराजय आप जानते हो, परावर्तन, कोई चीज़ वापस लौट आई। तो ये था परा उपसर्ग। चले साहब अगला उपसर्ग देखते हैं। देखिए अगला उपसर्ग है नी, जिसका तात्पर्य होता है बड़ा, विशेष, बड़ा या विशेष, बाहर, निश्चय। याद रखिएगा आजकल ये ऐसे विधा चल रही है, इस विधा से प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि किसी भी उपसर्ग का नाम लेकर पूछ लेता है कि इसका क्या अर्थ होता है या किस प्रकार का अर्थ ये देता है। तो वहाँ आपके ये काम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। ने के साथ क्या क्या हो सकता है जरा वो भी देख लेते हैं। निषेध होता है, जी हाँ निषेध होता है। निष्ठा होती है,
बिल्कुल बराबर। न्याय, ये न्यून आरपीएससी के पर्चे में कई बार पूछा हुआ शब्द है। न्यून, न्याय, न्यस्त, देखो निषेध के अंतर्गत अगर हम तोड़ेंगे तो नी धन सेध, इस नी की ई की वजह से शदंते का मूर्धन्यकरण हो रहा है और नी धन स्था। तो विद्यार्थियों इन दोनों के अंतर्गत व्यंजन संधि हो रही है। कौन सी? व्यंजन संधि। निष्ठा में भी व्यंजन संधि। निषेध का मतलब होती है मनाही। जब को न्याय को तोड़ोगे तो नी धन आय और न्यून को नी धन ऊन, जबकि न्यस्त आपका टूट जाएगा नी धन अस्त। अच्छा याद रखिएगा इन तीनों शब्दों के अंतर्गत यण संधि हो रही है। कौन सी? यण। जबकि निषेध और निष्ठा के अंतर्गत व्यंजन संधि हो रही थी। आप उतार लीजिए, कुछ और शब्द मैं आपको बता देता हूं। देखो निडर, निकर, निचय, निरोध, निकाय, निबंध, निधन, निधन, निडर, निधन डर, डर में नहीं लगा दिया, निकर, निधन कर, निचय, निधन चय, निरोध। याद रखना निरोध के अंतर्गत निर नहीं लग रहा, नी लग रहा है। निरोध, निकाय को अगर तोड़ोगे तो निधन काय, निबंध को तोड़ोगे तो निधन बंध, और निधन की बात करें तो निधन धन। याद रखिएगा निकर और नीचे इन दोनों का तात्पर्य होता है समूह, और इन सारे शब्दों के अंतर्गत संयोग हो रहा है। ठीक है, संधि नहीं होकर के संयोग हो रहा है। तो मैं चाहूँगा आप लोग नोट कर लें, उसके बाद हम अगले उपसर्ग पर आते हैं। अगला उपसर्ग है हमारे पास सु, 10वें क्रम पर। उन 22 उपसर्ग में से अगला सु। आप सबको विदित है ये तो। सु का तात्पर्य सुंदर, सरल, अच्छा, बढ़िया। देखते हैं क्या क्या बन सकता है इससे शब्द, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले सुष्टु, सुसुप्त, सुष्टु, सुसुप्त, सुषमा, सुषमा, स्वागत, स्वल्प, स्वयं, स्वागत, स्वल्प, स्वयं, स्वच्छ, नोट कीजिएगा। ला, देखो सुष्टु, सुष्टु को अगर तोड़ोगे तो सुधन स्थु। सुष्टु का तात्पर्य होता है हृष्ट पुष्ट, अच्छा। सुसुप्त, सुधन, सुप्त, जबकि सुषमा, सुधन, समा। ठीक है साहब, तो यहां आप देखेंगे सुष्टु, सुसुप्त और सुषमा, इनके अंतर्गत व्यंजन संधि हो रही है। स्वागत में अगर देखेंगे यहाँ व्यंजन संधि है इन तीनों शब्दों के अंतर्गत। सुष्टु का तात्पर्य होता है हृष्ट पुष्ट, सुसुप्त का मतलब सोया हुआ, सुषमा बोलते हैं सुंदर को, सुंदर का पर्यायवाची। स्वागत,
सुधन आगत। याद रखना यहाँ गत में आ उपसर्ग लग रहा है, यानी कि स्वागत में दो उपसर्ग लग रहे हैं। जबकि हम स्वल्प की बात करें तो सुधन अल्प। याद रखिएगा स्व नहीं लग रहा है, सुधन अल्प, यण संधि हो रही है, कम है लेकिन अच्छा है। जबकि स्वयं की बात करें तो सुधन अय, और स्वच्छ की बात करेंगे तो सुधन अच्छ। मेरे विद्यार्थियों, इन तीनों चारों शब्दों में यण संधि हो रही है, जबकि उपसर्ग सु लग रहा है। तो मैं चाहूँगा आप लोग इनकी कॉपी कर लीजिए। कुछ शब्द मैं आपको और दे दूँ। एक और अच्छा शब्द है, देखो स्वस्ति, ये भी पूछा जाता है। इसको भी आप देखेंगे तो सुधन अस्ति, जो ठीक रूप से स्थित है, अच्छे से स्थित है, वही स्वस्ति है। कुछ शब्द और देखो, सुविधा, सुजन, सुमन और सुअवसर। और सुअवसर सुगंध हो सकता है, सुरति हो सकता है, ये सब भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सुविधा को अगर देखेंगे तो सुधन विधा। याद रखिएगा इसका एग्जैक्ट विलोम होता है दुविधा, असुविधा नहीं, दुविधा। पहले दुविधा चुने आप लोग विलोम के रूप में। सुधन जन। सुमन की बात करूँगा तो सुधन मन, अच्छा मन जो है, और अवसर अच्छा है तो सुधन अवसर। दो तीन शब्द और देख लीजिएगा इसी के, कर लो कॉपी यहाँ तक आप लोग। देखो सुरति एक बार वन वर्ड में आ चुका है। ये पति पत्नी के बीच का गहरा प्रेम, लिख लेना, वन वर्ड में आ गया, मैं लिखा नहीं रहा, आप खुद लिख लो। पति पत्नी का बीच का गहरा प्रेम, उसको बोलते हैं सुरति। सुमार्ग, सुपुत्र, सुनियोजित, सुनियोजित, सुदूर, जो बहुत दूर हो, और सुविचार। इन सब के अंतर्गत संयोग हो रहा है। एक ही शब्द महत्वपूर्ण है जो वन वर्ड में आता है, सुरति, सुधन रति। रति कामदेव की पत्नी का पर्यायवाची है रति। पति पत्नी के बीच का प्रेम रति है, सुरति गहरा प्रेम हो। सुधन मार्ग, सुधन पुत्र, सुधन नियोजित, जो पहले से ही हो उसको बोलते हैं सुनियोजित। सुधन दूर और सुधन विचार। चार में वी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है साहब, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये था हमारा सु। अब उसके बाद हम अगला देखते हैं। देखिए अगला उपसर्ग है सम। सम का तात्पर्य होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, पूर्ण रूपेण, भली प्रकार से। पूर्ण, अच्छी तरह से या पूर्ण रूप से। याद रखना एक और होता है हमारी हिंदी में भी, तद्भव शब्द में भी सम। इसका तात्पर्य होता है बराबर, मतलब कि समान। ये अलग है। जैसे समकोण लिखते हो ना, तो समकोण के अंतर्गत ये वाला लग रहा है जिसका तात्पर्य होता है बराबर, और ये सम अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये अंतर है इसमें, ये सम है। समकोण, समभाव, इसके अंतर्गत सम लग रहा है। और यहाँ हम बात करें संस्कृत वाला, जिसमें मकार में हलचिन आ रहा है। तो देखिए सब में व्यंजन संधि होगी। संतान, संतति, समाचार, संवहन, संहार, संसार, संलाप, संताप,
संतोष, संगीत, संजय, संचय। संचय कीजिए कॉपी आप लोग इनकी, देखते हैं क्या क्या मायना है। संतान, समधन तान, संतति, समधन तत्ति। याद रखना संतति का तात्पर्य भी संतान ही होता है। अगर आपने साइंस पढ़ी हो तो मेंडल के नियम पढ़े होंगे, वहाँ संतति शब्द आता है, तो संतति संतान का एक पर्यायवाची है। समाचार, समधन आधन चार, संवहन, समधन वहन, संहार, समधन हार, संहार का मतलब विनाश, समधन सार, समधन लाभ। संलाभ का तात्पर्य होता है बातचीत, वार्तालाप, वार्तालाप। संताप, सनधनताप, संताप का तात्पर्य होता है पीड़ा, कष्ट, जबकि संतोष तो आप जानते ही हो। संगीत, समधन गीत, संजय, समधन जय, और संचय, समधन चय। कॉपी कर लो, फिर कुछ शब्द और बताता हूं मैं आपको इसके। तो देखिए साहब, कुछ शब्द फिर आपके समक्ष हैं जिनमें सम उपसर्ग लग रहा है। मैंने शब्द आपके सुविधार्थ पहले ही लिख दिए हैं। संन्यास, समधन न्यास, सन्यासी, समधन न्यासी। एक बात यहाँ मैं बता देता हूँ, संन्यास शुद्ध यही शब्द है, ये शब्द तो अशुद्ध है ही सही, संन्यास ये भी अशुद्ध है, ये दोनों तो बिल्कुल घोर अशुद्ध हैं। अब वहाँ ऑप्शन में अगर ये वाला ना हो और आपके पास ये वाला संन्यास वहाँ मिल रहा हो और ये नहीं हो, तो फिर इसका चयन कर लेना। शुद्ध शब्द तो ये है, व्याकरण सम्मत तो ये है, ये दोनों तो बिल्कुल ही अशुद्ध हैं। ये भी अशुद्ध है, सुनो ध्यान से, ये भी अशुद्ध है क्योंकि समधन न्यास में यहाँ वो न में जाना चाहिए, पंचम में। पर अगर ये उपलब्ध ना हो तो फिर आप, स्पष्ट तो यही है, पर अगर ये ना हो, मैं जोर देकर बोल रहा हूँ, ये उपलब्ध ना हो तो फिर आप इसको चुन लेना, ठीक है। या सन्यासी में भी यही कंडीशन होगी, ऐसे सन्यासी लिखा जाएगा वो तो गलत होगा, यानी कि ये सन्यासी भी गलत है, ये भी गलत है। पर अगर ऐसा लिख रहा है ये भी उपलब्ध है तो प्रायिकता तो इसी को देना। पर अगर ये उपलब्ध नहीं है, ये उपलब्ध है, अगर ये आपके पास नहीं है ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है, तो फिर ये मान लेना, ठीक है। तो संन्यास और सन्यासी में इस बात का विशेष ध्यान रखना। शुद्ध शब्द ये है, दोनों, न एक न आधा और एक न पूरा। सन्निवेश, समधन निवेश, संश्लेषण, समधन श्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, समीक्षा, संश्लेषण का तात्पर्य जोड़ना, समधन इच्छा, यानी कि किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, उसको, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू को देखना। संविधान, समधन विधान, यहाँ ध्यान देना, विधन धान। संकलन, समधन कलन, जबकि समृद्ध, समधन रिद्ध। और इसी भांति समृद्धि की अगर बात करें तो समधन रिद्धि। समास की अगर बात करें तो आप जानते हो समधन आस। समग्र की बात करें तो समधन अग्र, ये अ म में आ जाएगा, जबकि समधिक के अंतर्गत समधन अधिक। यदि इधर देखें हम समुच्चय तो समधन उत्धन चय, दो उपसर्ग लग रहे हैं, ठीक है। समाधर की बात करें तो समधन
आदर, आदर में दर में आ नहीं लग रहा, ध्यान रखना। आदर अपने आप में शब्द है। समर्पण को अगर देखें तो समधन अर्पण। संस्कृत की बात करें तो समधन कृत। संधि तो व्यंजन हो ही रही है, यहाँ पर बीच में सदंता का आगम हो रहा है। समधन कृत। इसी विधा से समधन कृति और संवाद को अगर देखोगे तो समधनवाद। संस्तुति, समधन स्तुति। संस्तुति का तात्पर्य होता है अनुशंसा करना, स्वीकार कर लेना, सैंक्शन हो जाना, यानी कि कोई चीज़ सैंक्शन होगी, संस्तुति मिल गई, उसके पास हो गई। संपदा, समधन पदा। संभाषण, समधन भाषण। जो संवैधानिक पद पर होते हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति वगैरह वो देते हैं। और समधन संस्करण, समधन करण, संस्करण। समधन लग्न, संलग्न, समधन। ये दोनों शब्द युग में आ चुके हैं, वर्ड पेयर में ये पूछ ले गए हैं। संगठन और संगठन, ध्यान देना, बात को सुनना और समझना। ये संगठन तो होता है समूह, ये तो होता है समूह, और ये होता है जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी होती है। संगठन यानी जिससे मिलकर कोई चीज़ बने होती, कंपोनेंट्स, अवयव, अवयव। और ये संगठन होता है समूह। बहुत बारीक डिफरेंस है, अक्सर विद्यार्थीगण कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ गणेश वाला आ रहा है, ठ महाप्राण आ रहा है, वो तो समूह है। और जहाँ घड़ी वाला, महाप्राण और ट अल प्राण, संगठन नीचे वाला जो है, उसका तात्पर्य होता है कोई चीज़ किससे मिलकर जो बनती है, यानी कि अवयव। ठीक है सर। अगला उपसर्ग देखते हैं। तो अगला उपसर्ग है हमारे समक्ष आ। कौन सा है? आ। आ का तात्पर्य होता है तक। आ का तात्पर्य होता है तक या अपनी ओर, अपनी ओर, अथवा से, मतलब ये अर्थ दे सकता है आ। शब्द देखते हैं। आच्छादन शब्द है, आच्छादन, आच्छेद और आच्छन्न। आच्छेद और आच्छन्न। बाकी तो इसके अंतर्गत सभी संयोगी होगा। इनमें है व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि तीनों शब्दों में। चूंकि आधन, छाधन आपको विदित है, स्वर की वजह से छ महाप्राण है तो बीच में च अल्पप्राण आ जाएगा। और आच्छेद, आधन छेद तो बीच में च आ रहा है। और यहाँ भी आधन छन्न। आच्छादन का तात्पर्य होता है ढकना, आच्छेद का तात्पर्य होता है काटना, आच्छन्न का मतलब होता है ढका हुआ, गुप्त, छुपा हुआ, गुप्त या छुपा हुआ। और आच्छेद का तात्पर्य होता है काटना। क्या होता है जी? काटना। मैं यहाँ व्यंजन संधि लिखा है, मैं हटा कर लिख देता हूँ। आच्छेद का तात्पर्य काटना, ठीक है। और आच्छादन ढकना। संधि कौन सी हो रही है इन सारे शब्दों में? व्यंजन संधि हो रही है। ठीक है साहब। कुछ और शब्द देख लेते हैं आके। आकंठ, आमरण, आजीवन। आकंठ, आमरण, आजीवन, आक्रोश, आमोद। इस आ को हटाकर प्र लगा दूंगा तो प्रमोद। आमोद, आवरण, आभरण, आतंक। देखो, आतंक, आज्ञा, आक्षेप, आकाश,
आबाल वृद्ध, आजानुभाव, आजान बाहु, आराधना, आराधना, आदान। नोट कीजिएगा साहब आप लोग इन सारे शब्दों को, फिर हम इनको तोड़ते हैं एक एक करके देखते हैं। देखो, आकंठ, कंठ तक, कंठ तक, आमरण, मरने तक, आजीवन, जीवन पर्यंत, आक्रोश, गुस्से को बोलते हैं, आमोद, आधनमोद, आमोद, आवरण, आधन वर्ण, सब में संयोग हो रहा है। आभरण, आधन भरण, आभरण वस्त्र को बोलते हैं। और आतंक, आतंक डर, आधन तंक, आज्ञा, आधंज्या, आक्षेप, आधन क्षेप, आकाश, आधन काश। याद रखना आकाश में आ लगा हुआ है। आबाल वृद्ध, आधन बाल वृद्ध, यानी कि बालकों से लेकर बूढ़ों तक, यहाँ तक का तात्पर्य इससे। आजानु बाहु, तो आ जानू बाहु, जानू का तात्पर्य जो आप समझ रहे हो वो नहीं है। जानू का मतलब होते हैं घुटने। किससे कहोगे? तो ये वो जानू नहीं है जो आप बोलते हो या सुनते हो मूवीज वगैरह में। जानू का तात्पर्य किससे है? घुटने से। तो आ मतलब तक जानू यानी घुटने, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हूँ उसको बोलते हैं आजानु भुज या आजानु बाहु। भगवान राम को बोलते हैं आजानु भुज सर चाप धर। तो बाहु और भुज तो एक ही बात है, भुज बोलो या बाहु बोलो, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। आराधना, ध्यान रखना इसमें भी लगा हुआ है। आदान, आधन दान, कॉपी कर लो साहब। ये था हमारा आ उपसर्ग। ठीक है साहब, तो देखिए आ उपसर्ग था जिसका तात्पर्य हम लेते हैं तक से, अपनी ओर या से। आच्छादन, आधन छादन, आच्छेद, आधन छेद, आच्छन्न, आधन छन्न, आच्छन्न ढका हुआ या गुप्त, आच्छेद काटना, आच्छादन ढकना, छाया हुआ, आच्छादन। इसके आगे मेघ लगा दूं तो मेघधन आच्छादन, मेघाच्छादन यानी कि जो मेघ से ढका है। आकंठ, आधन कंठ, कंठ तक, आमरण, आधन मरण, मरने तक, आजीवन, आधन जीवन, जीवन पर्यंत, आक्रोश, आधन क्रोश, आमोद, आधन मोद, आवरण, आधन वरण, आभरण, आधन भरण और आतंक, आधन तंक। आज्ञा, आधन ज्या, आक्षेप, आधन क्षेप, आकाश, आधन काश, आबाल वृद्ध, बालकों से लेकर वृद्ध तक उसको बोलते आबाल वृद्ध। वहाँ आबाल वृद्ध उपस्थित थे। आजान भाव या आजान भूत, तो आ धन जानू भाव, जानू घुटने और आयन तक, घुटनों तक बाएं, जिसकी बाएं भुजाएं जिसकी लंबी हो। आधन राधना और आधन दान आदान। तो ये था विद्यार्थियों, आज मैंने आपको प्र बता दिया, प्रा बता दिया, नि बता दिया, सु, सम और आ। शेष चर्चा में आपसे अगले व्याख्यान में करूँगा। और मेरा एक बार पुनः आपसे आग्रह है, पुनः मेरा आपसे परामर्श है, इनकी ठीक से अभ्यास कर लेना। उपसर्ग के साथ साथ आपका इसके अंतर्गत शब्द शुद्धि भी जा रही है। उपसर्ग के साथ साथ आप इसके अंतर्गत संधि भी देख रहे हो और शब्दों की बिल्कुल जिसे कहूँगा मैं सार्थक, सटीक और सारगर्भित व्याख्या भी आप सुन रहे हो। तो इनको छोड़ना मत, आराम से कॉपी पेन लेकर के आप आधे घंटे में इनका अभ्यास कर सकते हो, लेकिन इनका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।